अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बेटे चैप्टर 8 में हमने आगे दो टॉपिक्स पढ़ने। इसमें हमारा पहला टॉपिक है बीट्स। बेटे हमारे इसमें से कुछ टॉपिक बीच में से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिस हो गए हैं, लेकिन आज ऑनलाइन क्लास में हमने जो इसकी थोड़ी सी बेस थी वो डिस्कस कर ली थी, जिसपे बेटे हम लोगों के पास सबसे पहले हमने जो बात की सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में की थी। फर्दर जो उसका एक टॉपिक है बेटे, अगर हम लोगों के पास दो वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट हो और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो जब आप उनको ओवरलैप करवाते हो तो उस सूरत हाल में आपके पास जो कंसेप्ट बनता है, जो आपके पास फिनोमेना आता है, इसको हम बीट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास कभी बेटे आहिस्ता आवाज़ आती है, कभी बहुत ऊंची आवाज़ आती है, फिर आहिस्ता हो जाती है। ठीक है, ये इस किस्म का हमारे पास कम्बिनेशन होता है। जो किताब में बेटे उसने शुरू किया, उसने कहा कि मेरे पास दो फोक्स हैं, ट्यूनिंग फोक्स होंगे बेटे उसके पास, जो कि दोनों 32 हर्ट्ज़ के हैं। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा आवाज़ देते हो ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि कौन सी आवाज़ कौन से ट्यूनिंग फोक की है। यानी ए और बी की क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, 32 हर्ट्ज़। तो जब आप उनको किसी चीज़ के ऊपर मार के आवाज़ निकलवाओगे बेटे, तो उस सूरत हाल में दोनों से एक ही जैसी आवाज़ आएगी, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये आवाज़ इसकी और ये आवाज़ उसकी है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि एक जो है हमारा ट्यूनिंग फोक, उसके ऊपर वैक्स डाल के या किसी और तरीके से उसको हम लोग कम फ्रीक्वेंसी का कर देते हैं, यानी 30 हर्ट्ज़ का कर देते हैं। तो अब आप जब इन दोनों को करोगे तो आपको इनकी आवाज़ में डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो वहाँ से बेटे हम लोग को कह रहे हैं कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो इनकी, और हम लोगों के पास जो आवाज़ हमें सुनाई दे उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, वो हमारे पास बीट्स होती हैं। ये बेटे इसकी फिगर है, जिसमें एक हमारा ए ट्यूनिंग फोक है, उसकी फिगर वेव फॉर्म शो की गई है, एक बी की शो की गई है, और डिफरेंट पॉइंट्स पर फिर पेन के बेटे सुपर पोजिशन शो की गई है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट है जिसके नीचे नीचे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ए और बी दोनों मैक्सिमम में थे, तो हमारे पास एक मैक्सिमम साउंड आई। ठीक है, जहाँ वाई लिखा हुआ है बेटे, इसमें देखो तो जो ऊपर वाला है उसकी मिनिमम थी, और जो नीचे वाले बी वाली वेव फॉर्म है उसका मैक्सिमम था। दोनों ने बेटे जब एक दूसरे सुपरपोज हुए तो ये जीरो रिजल्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। इसी तरीके से जहाँ जेड लिखा हुआ है इसके ऊपर भी हमारे पास मैक्सिमम आया। ठीक है, तो यहाँ से बेटे हम लोग के पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमें एक बहुत लार्ज सा आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद फिर हम लोगों के पास एक जो सी है वो कम हो गई, और फिर हम लोगों के पास फिर एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी। असल में बेटे होता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ना, उतनी दफ़ा हमें ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमने 2 लिया था, यानी 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज़, तो हमें दो दफ़ा ये ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। जो हमारे पास जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, उतनी दफ़ा हमारे पास पीक वैल्यू आती है, और ये 10 तक हो तो ये रिकग्नाइजेबल होती है। जब 10 से बढ़ जाती है तो फिर आपको इसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से मूव कर रही होती हैं। बेटे वो ये बता रहा है, ये जिसने टाइम लिखा हुआ है तो उसने पूरे जो है उसको टाइम पीरियड को बेटे कन्वर्ट कर दिया 1/4 में। तो वो बता रहा है कि एवरी 1/4 के बाद आपको जो सी है ना एक जो सी क्या कहते हैं, पहले एक आवाज़ ऊंची सुनाई दी, फिर 1/4 के बाद आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर 1/4 के बाद एक ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। तो इस कंसेप्ट को बेटे हम लोग बीट्स कहते हैं। यहाँ से बेटे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फोक। तो अगर हम इधर लिख दें कि एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये बात मैं फिर बता रही हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट 10 हर्ट्ज से बड़ा हुआ तो फिर आप रिकगनाइज नहीं कर पाएंगे कि आपको कितनी दफ़ा बीट्स सुनाई दी हैं। बेटा जो यूजेस ऑफ बीट्स है ना, वो एक तो हम अननोन फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की फाइंड कर सकते हैं, यानी एक नोन हो एक अननोन हो, आप उन्हें करवाओ और उस डिफरेंस से मालूम कर लो कि हम लोगों के पास कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके अलावा बेटे जो हमारे पास वैरायटी ऑफ म्यूजिक है जिसमें हम कहते हैं बीट्स आ रही हैं, तो वो बीट्स इधर से ही आती हैं। और बेटे इसमें हम लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वायलिन होता है या गिटार होता है, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, वो लूज़ हो जाएं। अगर बेटे हमने उसको करवाना हो टाइट और हमने उसको एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी पे रखना, तो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी पे, तो फिर हम क्या करते हैं बेटे, एक सही जो उसी जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसका बेटे जो हम लोगों के पास
एक बेटा हमारे पास डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का हो और एक जिसको आपने सही करना है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा टाइट करो, लूज करो, इकट्ठा बेटे इनको छेड़ो, जब इसमें से आवाज़ सुनाई देगी, अगर बीट सुनाई देती हैं तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं हुआ। अगर बीट सुनाई देना बंद हो जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी तक पहुंच चुका है। बेटे हमारी एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 2 टाइम इट्स वेलोसिटी एट 10 डिग्रीज। बेटा आपको पता है हमने डिग्री नहीं लेना, हमने केल्विन लेना है, तो 10 डिग्री को जब बेटे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। तो बेटे हम लोगों के पास जो हमने कह दिया कि सपोज एट टी केल्विन द वेलोसिटी इज 2 टाइम इट्स वेलोसिटी एट 283। ठीक है, हमने ये कह दिया कि जी वी टी ओवर वी 283 इज इक्वल्स टू टी ओवर 283। बेटा ये इक्वेशन हम लोगों ने जो हमारा पिछले वाला लेक्चर है उसमें पढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि उसने पहले हमें बता दिया एग्जांपल की स्टेटमेंट के अंदर कि ये 2 टाइम्स है, तो हमने लिख दिया कि जी ये 2 टाइम्स बढ़ गई है। बेटा आप इसका जो है वो स्केयरिंग करोगे, जब स्केयरिंग करोगे तो ये टी ओवर 283 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, वी टी ओवर वी 283 को आप थोड़ी देर इग्नोर कर दो ना। ठीक है, बाकी दो को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ। नेक्स्ट बेटे हमारी एग्जांपल है ट्यूनिंग फोक ए है प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोक बी। दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, उनके बेटे ए और बी उनका नाम है। जब आप उनको इकट्ठे करते हो आवाज़ निकलती है तो बेटे उसकी 4 बीट्स सुनाई देती हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का है। It is found that that loading B with some wax the beat frequency increases to 6 per second। अगर हम लोग जो बी वाला है बेटे हमारा ट्यूनिंग फोक उसके ऊपर वैक्स डाल देते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह हो जाती है कि बीट्स का जो डिफरेंस है वो 6 होने लगता है। इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 320 हर्ट्ज। अगर पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज है तो डिटरमिन करें बी की कितनी होगी जब वो लोडेड है। ठीक है, उसे कहा कि जी सिंस बीट फ्रीक्वेंसी 4 के डिफरेंस 4 का है तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज, या तो बेटे वो 4 ज़्यादा होगा चाहे वो 4 कम होगा, 324 होगा या 316 होगा। ठीक हो गया। इफ़ लोडिंग बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, अगर हमने उसको जो सा है वो उसको लोड कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद अब हमने 6 का डिफरेंस लेके आना है, यानी जो हम लोगों का बेटा है 320 उसमें 6 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा जी, उसने क्या किया, उसने कहा 10 इफ 324 हर्ट्ज इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी द बीट फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज 316 हर्ट्ज द बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 324 है उसमें से 2 निकालोगे तो वो 322 हो जाएगा, और अगर वो 322 हो जाएगा तो 320 और 322 में से सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो नहीं जी ये बात तो गलत होगी। उसने कहा आप 316 में से 2 निकालो, 316 में से 2 निकाले वो बना 314, और 314 और 320 का 6 डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस वक्त ओरिजिनल 316 थी और वो उसको ऊपर वैक्स डालने के बाद वो 314 हो गई। नेक्स्ट बेटे हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। बेटे जब दो वेव एक जैसी वेव्स हो, उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ना हो लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। द रिजल्टेंट प्रोड्यूस बाय द सुपर पोजिशन ऑफ द टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज स्टेशनरी वेव्स। ये बेटे हमारे ऊपर जो दी हुई है वो हमारे पास ए पहली वाले की बेटे वेव है और बी दूसरी वेव है। ठीक है, इसके टाइम पीरियड को बेटे डिफरेंट हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले टी इज इक्वल टू 0 जब टाइम 0 था तब, फिर t/4 t/2 3 t/4 एंड टी फुल। ठीक है, हर पॉइंट पे देखो तो बेटे आपके पास 7 है पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, यानी टी इज इक्वल टू 0 पर ए के भी 7 पॉइंट्स है, बी के भी, इसी तरह जो t/4 है ए के भी 7 पॉइंट, बी के भी, सो ऑन टू टी। हमने हर पॉइंट को बेटे ऐड करना है। मैं पहले वाला आपको करवाती हूँ, जो ए और बी का टी इज इक्वल टू 0 है उसमें 1 जहाँ लिखा है वो 0 है, उसके नीचे भी 0 है, तो 0 और 0 ख़त्म। जो 2 लिखा है बेटे और जो 2 ये दोनों हाई हैं, तो इनकी जो डी पे देखो उन्होंने लिखा है कि 2 पे हमें एक हाई मैग्नीट्यूड मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। 3 0 उसके नीचे भी 0, तो 3 बेटे सी वाली फिगर में देखो उसने 0 कर दिया। 4 बेटे नेगेटिव की तरफ है और नीचे भी 4 नेगेटिव की तरफ है, तो ये एम्पलीट्यूड हाई मिलेगा लेकिन नेगेटिव की तरफ। 5 पे बेटे दोनों 0, 6 पे दोनों पीक्स हाई, 7 पे हमारे पास 0। ठीक हो गया, ये तो इजी था। अब t/4 पे देखते हैं। 1 पे हाई पीक,
जबकि बी में बेटे 1 पे लो पीक, 1 ने 1 को माइनस कर देना, सारी बात है, हाई और लो ने 0 हो गया। 2 पे बेटे 0, इधर भी 2 पे 0, तो 2 पे 0 आ गया। 3 पे बेटे लो पीक, 3 पे हाई पीक, हाई और लो ने एक दूसरे को काट दिया 0। 4 पे 0, 4 पे 0, 4 पे 0 आ गया। बेटे ऊपर जो सी है ना उसमें ओड लिखे हैं 1 3 5 7 और डी में उसने 1 लिखे हैं 2 4 एंड 6। 5 पे पॉजिटिव पीक, 5 पे नेगेटिव पीक 0, 6 पे 0, 6 पे 0 0, 7 पे नेगेटिव पीक, 7 पे पॉजिटिव पीक 0। अब आप इसको 1 बाय 1 अगर तमाम में देखते हो ना, तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि 1 3 5 7 ऑलवेज एट रेस्ट है, हमेशा इनका जवाब 0 आ रहा है। और जो बेटे 2 4 6 वाले हैं वो एक दफ़ा जवाब देते हैं फिर 0, फिर जवाब देते हैं फिर 0, फिर जवाब देते हैं फिर 0, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये ऑलवेज ऑसिलेटिंग है, ठीक हो गया। तो ये बेटे हमारे पास जो वेव्स हैं इनको हम कहते हैं ये स्टेशनरी वेव्स हैं, ठीक है। क्यों बेटे, क्योंकि ये ना मैं कल क्लास में आपको ये करके दिखाऊंगी वीडियो में, ये आपको पता चलेगा, ऐसा लगता है जैसे रुकी हुई वेव है, ठीक है। तो इसमें बेटे हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक है बेटे इसमें हमारे पास आते हैं नोड्स, वो वाले पॉइंट बेटे जो हमेशा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। जो पॉइंट्स बेटे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं जैसे 2 4 और 6 उन्होंने मैक्सिमम भी शो किए हैं ना, वो एंटी नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट्स बेटे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो हमारे पास है नोड्स, और जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो है एंटी नोड्स। अब बेटे ये जो हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है देयर आर पॉइंट्स ऑफ मीडियम इन द स्टेशनरी वेव्स विच परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड आर कॉल्ड नोड्स। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि 1 3 5 7 हर वक्त ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नोड्स कहलाते हैं। द पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड्स के दरमियान में एक एंटी नोड होती है, ठीक है। जैसे 1 और 3 के दरमियान में 2 एंटी नोड थी, ठीक है। 3 और 5 के दरमियान 4 एंटी नोड थी, 5 और 7 के दरमियान 6 एंटी नोड थी, उसने डिस्प्लेसमेंट शो की थी। ईच पॉइंट अलोंग द स्टेशनरी वेव वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, आपने देखा जो हमारे पास जवाब भी आ रहा है ना बेटे, तो जो 2 है ना वो अगर एक दफ़ा पॉजिटिव में जवाब दे रहा है, अगली दफ़ा वो नेगेटिव में जवाब दे रहा है। जो दो नोड्स होती हैं ना बेटे उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाई 2 होता है, और एक नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाय 4 होता है। और इसी तरीके से दो एंटी नोड के दरमियान भी जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाय 2 होता है। लेकिन बेटे हमारे पास यहाँ पर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। The energy remains standing in the medium between nodes because the nodes remain at rest. So energy flows through these points. That is why stationary waves are also called standing waves. अब बेटे जो हमारे पास नोड्स हैं वहाँ पर क्योंकि बेटे हर वक्त रेस्ट होता है, तो वो एनर्जी उसी सिस्टम के अंदर मूव करती रहती है, इसलिए हम इनको स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। बेटा इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना वो ऑसिलेट करती है। जब पोजीशन आती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब मूवमेंट आती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। When antinodes are at their extreme position, the whole energy is potential energy क्योंकि बेटे पोजीशन होती है, while it is passing through equilibrium position, the whole is kinetic energy। ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारे स्टैंडिंग वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।